आपके जहन में होगा कि यार ये टर्म्स इस तरह की एग्जिस्ट कर रही हैं, दैट्स फॉर श्योर। हमारी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, जस्ट लेट मी मेक श्योर कि हो गई है। यस, तो आज हम रिएक्ट का प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। बार बार मैं वो रिमाइंडर देता आया हूँ कि जी हमने जावास्क्रिप्ट और ES6 के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं किए, क्योंकि अगर हम ES6 के सारे एडवांस फीचर्स कवर करना शुरू कर दें तो गलबन 1 से 1.5 महीना तो उसी में लग जाएगा। तो हम साथ साथ कवर करेंगे सारों को, ठीक है। सो स्ट्रेट अवे जी हमने रिएक्ट की ऐप बनानी है, और उसके लिए आप एक नया फोल्डर बना लें, ये भी बेहतर है। और मैं फिलहाल फोल्डर नहीं बना रहा, इसके बगैर भी बेहतर है। बेसिकली रिएक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, और कल मैंने आपको कहा था कि वर्चुअल डॉम के बारे में कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और फिर मैं ज़रा एक थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल पॉइंट भी बता देता हूँ। पहले ज़रा हम इस बोर्ड को एक्सप्लेन करते हैं जी, ये कैसे स्किप होगा। सॉरी, नहीं मिस साइन अप करना ना मांगे, मैं ये साइन इन ना मांगे, इसलिए मैं रिलक्टेंट था वो काम करने के लिए। सो नॉर्मली वाई रिएक्ट अगर कोई पूछे, या वाई जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज जो आजकल बड़ी फेमस है, एंगुलर है, Vue.js है, React.js है, तो इनके मोर और लेस सारों ने मतलब एक दूसरे के बेस्ट प्रैक्टिसेस को पिक किया, या एक दूसरे के पिटफॉल्स को देखा, उसने एक ने एक सोल्यूशन ज्यादा अच्छा दिया, दूसरे ने दूसरा सोल्यूशन ज्यादा अच्छा दिया, तीसरे ने तीसरा सोल्यूशन ज्यादा अच्छा दिया। तो अभी हम इन तीनों को कंपेयर नहीं कर सकते, यानी हम बीइंग टेक्निकल, नॉन टेक्निकल या सेमी टेक्निकल लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते, या ये राय कायम नहीं कर सकते कि विच वन इज बेस्ट, एंगुलर इज बेस्ट, रिएक्ट इज बेस्ट, या Vue.js इज बेस्ट। तो टेक्निकल बुनियादों पे हम डिफरेंस नहीं कर सकते। तो हम कैसे डिफरेंस करते हैं कि विच वन इज बेस्ट? हम लोगों के इस्तेमाल को देखकर कि दुनिया में जो डेवलपर हैं वो किस चीज को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये बात बताऊंगा, दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा लोग रिएक्ट को यूज करते हैं। व्हेन वी पे नहीं कंपेयर करा, ना हम वो कर सकते हैं कभी, क्योंकि किसी एक काम में एक चीज अच्छी है, दूसरे काम में दूसरी चीज अच्छी है। मेरे पास एक वेब पेज है, और अब जरा हम जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के डॉम के साथ कैसे इंटरेक्शन है, इसमें थोड़ा सा थ्योरी 5-1 मिनट की पढ़ेंगे, या 10 मिनट की मैक्सिमम, और उसके बाद हम वापस जाएंगे तो बहुत अच्छी समझ आएगी। ये मेरे पास जावास्क्रिप्ट है, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के या HTML के, सॉरी जावास्क्रिप्ट नहीं, ये मेरे पास वेब पेज है, और इस वेब पेज पे HTML के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक। और मैं ये चाहता हूँ, या मैं सपोज करता हूँ कि ये लाइक का बटन है, और ये कोई भी रिएक्शन का बटन है या कमेंट का बटन है, जिस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे काउंटर बढ़ जाता है, फिर क्लिक करते हैं तो ये 2 हो जाता है, 3 हो जाता है। ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट इंटरेक्टिविटी जब भी हम वेब पेजेस पे ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं, जावास्क्रिप्ट से ऐड करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट हैज अ कॉस्ट, यानी काफी अरसे तक जावास्क्रिप्ट बड़ी इन रही, बड़ी फेमस रही, और है भी इनफैक्ट, नो डाउट, लेकिन इसकी एक कॉस्ट है। कॉस्ट का मतलब ये है कि जब हम किसी भी ऐसे बटन को इंटरेक्टिविटी के लिए क्लिक करते हैं, तो एक डिसएडवांटेज से तो हम बच गए कि पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होता, पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होता, लेकिन जितने भी डॉम के ऑब्जेक्ट्स हैं वो रीपेंट होते हैं, रीपेंट होते हैं। यानी यूं समझें कि मैंने सिर्फ एक लाइक के बटन को क्लिक किया, तो जो जो डॉम के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हुए, सारे के सारे डॉम के ऑब्जेक्ट, सारा का सारा डॉम ट्री डिस्टर्ब हुआ। यूं समझे कि सारा सारा डॉम ट्री क्या हुआ, रीपेंट हुआ। आपको ये नजर नहीं आएगा, लेकिन आप जब वर्चुअल डॉम का मैं साथ कंपैरिजन करूंगा और रिएक्ट में पहली एग्जांपल बताऊंगा ना आपको, डाटा चेंज, मेमोरी में डाटा चेंज होता है, यूआई में रिफ्लेक्ट नहीं होता, फिर आपको ये बुनियादी बातें समझ आएंगी। लेकिन अभी देखिए कि जावास्क्रिप्ट में जब हम किसी एक नोड को चेंज करते हैं, या किसी एक नोड से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो पूरे के पूरे नोड या डॉम के ट्री को रीपेंट करता है। अब डॉम का ट्री आपको पता है, डॉम का पता है, ऑब्जेक्ट पता है, तो ये तो एक कॉस्ट है। यानी अगर आपके वेब पेज पे लेट सपोज 1000 एलिमेंट्स हों, तो आपने एक के साथ इंटरेक्ट करना हो, तो वो पूरे डॉम ट्री को क्या करेगा, रीपेंट करेगा। अब आपको ये फील नहीं होता, या हमें ये खुद फील नहीं होता, उसकी वजह यह है कि कंप्यूटर की प्रोसेस तो इनफैक्ट माइक्रो सेकंड में या नैनो सेकंड में होती है उसकी प्रोसेसिंग, तो हमें तो नहीं पता लगता कि यार पूरा डॉम रीपेंट हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ये पता सिग्निफिकेंट तब होती है ये चीज, जब आपके पेज पे बहुत ज्यादा रिच फीचर्ड यूआई हो, बहुत ज्यादा इंटरेक्टिविटीज शामिल हो, तब आपको शायद जाके कहीं फील हो कि यार हाँ अच्छा ये रीपेंट होने का ये मतलब है। नॉर्मली नहीं फील होता कि शायद हमने इतनी बड़ी कोई रिच एप्लीकेशन तो यूज नहीं की।
तो ये एक कॉस्ट थी कि यार सिर्फ वही नोड अपडेट होना चाहिए जिसके साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं, बाकी सारे क्यों रीपेंट हो रहे हैं, बाकी सारे क्यों रीपेंट हो रहे हैं। तो ये तो एक कॉस्ट है, ये डिले है, ये एफिशिएंसी, ये परफॉर्मेंस हेडेक है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए काफी अरसा ये तहकीकात चलती रही। इनफैक्ट बैकएंड में लोगों ने मुख्तलिफ, फेसबुक का एक डेवलपर है, मुझे उसका नाम नहीं याद, जिसने रिएक्ट लाइब्रेरी लिखी थी, ही केम अप विद द रिजल्ट कि जी हम ऐसा करते हैं कि हम ना पूरे डोम को रीपेंट से बचाने के लिए क्या करते हैं, इस डोम की एक इन मेमोरी कॉपी बना लेते हैं। आई रिपीट, क्या बना लेते हैं, एक डोम की इन मेमोरी कॉपी। अब आपको पता है कि ब्राउजर के डोम को रीपेंट करने का मतलब आप फिजिकली जाके किसी चीज को पूरा का पूरा उतार के दोबारा नई कॉपी के साथ उसको रिप्लेस कर रहे हैं। और इन मेमोरी का मतलब ये होता है कि आप, अच्छा, ये कॉस्ट क्या है कि आप फिजिकली किसी चीज को जाके चेंज कर रहे हैं। ठीक। अब वर्चुअल का मतलब ये है कि ये जो डॉम की रिप्रेजेंटेशन है ना पूरा ट्री ब्राउजर में, यही एग्जैक्ट यही डॉम, इसकी एक वर्चुअल कॉपी उसने मेमोरी में बना दी। यानी अब दो डॉम्स हो गए, एक डॉम फिजिकली जो आपको ब्राउजर पे नजर आ रहा है, और एक इसी की इन मेमोरी कॉपी। जिस तरह वेरिएबल की वैल्यू कहां पड़ी होती है, या ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कहां पड़ा होता है, मेमोरी में, या पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कहां पड़ा होता है, हीप में पड़ा होता है। उसने कहा जी कि आप बजाय एक ऑब्जेक्ट या अलग अलग ऑब्जेक्ट मेमोरी में बतौर रेफरेंस स्टोर करने के, आप पूरा का पूरा डॉम, डॉम क्या है बेसिकली, वो डॉक्यूमेंट पूरा एक ऑब्जेक्ट थी ना, उसने कहा जी ये पूरे ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस मेमोरी में भी क्रिएट कर दो। ठीक। तो अब आपसे को पूछे वर्चुअल डॉम क्या, तो आप कहेंगे जी एक्चुअल डॉम की इन मेमोरी कॉपी। वो डॉम पूरा का पूरा एज इट इज है, और वो मेमोरी में उसका रेफरेंस या उसका, तो वो एक इन मेमोरी कॉपी ऑफ डॉम इज कॉल्ड अ वर्चुअल डॉम। अब आप कहेंगे जी फिर फर्क क्या हुआ। अब यहाँ पे एक एल्गोरिदम है रिएक्ट का, जो जिस बंदे ने रिएक्ट बनाई है उसने एक डिफिंग एल्गोरिदम है। डिफिंग एल्गोरिदम का मतलब क्या है कि अब रिएक्ट को इस्तेमाल करते हुए जब भी आप किसी भी एलिमेंट के साथ इंटरैक्ट करेंगे, तो वो ब्राउजर के फिजिकल या एक्चुअल डॉम में चेंज करने के बजाय उस इन मेमोरी कॉपी में जाके चेंज करेगा। अब आपको पता है इन मेमोरी का मतलब यह है कि आप डायरेक्ट एक चीज को एक्सेस कर रहे हैं, और ब्राउजर का मतलब यह है कि आपने कोई चेंज किया, आपकी चेंज मेमोरी में गई, मेमोरी से जाके फिर एक्चुअल डॉम में गई, एक्चुअल डॉम में जाके उसने फिर रिफ्लेक्ट किया, ये सारा सफर उसने तय किया। लेकिन अगर आप चेंज ही किस में कर रहे हैं, इन मेमोरी कॉपी में कर रहे हैं, तो वो अंदर ही अंदर हो रहा है, अभी फिजिकली जाके ब्राउजर में उसने सारे को रीपेंट नहीं किया। तो जब आप रिएक्ट में किसी एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वो पूरे डॉम को मैनिपुलेट करने के बजाय वो सिर्फ क्या जाता है, यानी वो वर्चुअल डॉम में जाता है, वर्चुअल डॉम में उस पर्टिकुलर नोड को जिस पे कोई चेंज अकर होता है उसको चेंज करता है, और फिर बिहाइंड द सीन रिएक्ट ऑटोमेटिकली ये करता है कि एक्चुअल डॉम को और वर्चुअल डॉम को कंपेयर करता है, एक्चुअल डॉम को और वर्चुअल डॉम को कंपेयर करता है। अब जहां जहां दोनों ट्री सेम है, वो ब्राउजर वाले डॉम या एक्चुअल डॉम को रीपेंट नहीं करता, सिर्फ उस एक पॉइंट को रीपेंट करता है जहां उसे डिफरेंस मिलता है। टेक्निकल नाम है रिकॉन्सिलिएशन। आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि ये रिकॉन्सिलिएशन क्या भला है, तो रिकॉन्सिलिएशन कुछ नहीं है भाई, ये रिकॉन्सिलिएशन क्या है, कंपैरिजन ऑफ वर्चुअल डॉम विद एन एक्चुअल डॉम टू फाइंड द डिफरेंस, और सिर्फ उसी नोड को अपडेट करना जो क्या हुआ हुआ है, डिफर हुआ हुआ है। तो इस रिकॉन्सिलिएशन का जो प्रोसेस है, ये एक एल्गोरिदम के तहत होता है, और उस एल्गोरिदम का नाम है डिफिंग एल्गोरिदम। अब इंटरव्यू वाले बात पूछते हैं, बात अगर पूछते हैं ये डिफिंग एल्गोरिदम क्या है, या डिफिंग क्या है, या रिकॉन्सिलिएशन क्या है, इन सारों सवालों के जवाब यही है। रिकॉन्सिलिएशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द वर्चुअल डॉम विद, वर्चुअल डॉम क्या है, इन मेमोरी कॉपी ऑफ एक्चुअल डॉम। तो इन मेमोरी कॉपी ऑफ वर्चुअल डॉम कंपेयर होती है एक्चुअल डॉम से। अगर तो डॉम में कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो जो एक्चुअल डॉम है वो रीपेंट होगा ही नहीं। अगर एक लाइक का बटन है आपके फेसबुक पेज पे, लेट सपोज 100 लाइक के बटन है, ठीक। अब किसी बंदे ने एक लाइक के बटन पे क्लिक किया, तो वो क्लिक कहां चेंज हुआ, मेमोरी में, अभी ब्राउजर पे पेंट नहीं हुआ। जब मेमोरी में चेंज हुआ, तो जो ही चेंज होगा तो डिफिंग एल्गोरिदम के तहत कंपैरिजन स्टार्ट होगा। अब जब वो एक्चुअल डॉम के साथ कंपेयर करेगा, अगर एक्चुअल डॉम और वर्चुअल डॉम में डिफरेंस होगा, वो एक पॉइंट का डिफरेंस है जहां लाइक का बटन एग्जिस्ट कर रहा है,
तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर बटन को जाके अपडेट करेगा, पूरे डॉम को रीपेंट नहीं करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेसिकली? रिकंसिलिएशन। कि एक्चुअल डॉम वर्चुअल डॉम कंपेयर हुए, जहां डिफरेंस हुआ सिर्फ वही वाली नोड अपडेट हुई, बाकी सारा एज इट इज रहा। और जिस एल्गोरिदम को फॉलो किया जाता है, ये जो एल्गोरिदम इंप्लीमेंट हुआ है इस रिकंसिलिएशन के प्रोसेस के लिए, वो है डिफिंग एल्गोरिदम। तो अब आपसे कोई भी इंटरव्यू में पूछे रिकंसिलिएशन क्या है, वर्चुअल डॉम क्या है, एक्चुअल डॉम क्या है, एक्चुअल डॉम की कॉस्ट का मतलब क्या है, वो हमें कॉस्ट काफी कॉस्टली पड़ती है ना, रिसोर्स एक्सटेंसिव हो जाती है बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस, ठीक है। अच्छा, ये छोटी मोटी एप्लीकेशन में आपको कभी फील नहीं होगा। आप अज्यूम करें कि कोई बहुत बड़ा वो रियल टाइम डैशबोर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग है, और उसमें 1 सेकंड में या 1 सेकंड से भी कम हिस्से में कुछ सैकड़ों चेंजेस आ रही है रियल टाइम पे। कोई स्टॉक एक्सचेंज का डैशबोर्ड देख लें, उसमें विद इन अ सेकंड कई सारी इंटरेक्शन हो रही होती हैं, और अगर हर इंटरेक्शन में पूरा का पूरा डॉम रीपेंट होना हो, तो यू कैन गेस द कॉस्ट। रिएक्ट के सबसे ज्यादा पॉपुलर होने की वजह क्या थी, या क्या है? वर्चुअल डॉम। अब आपको समझ आ गई वर्चुअल डॉम क्या है। और इसी की मुनासबत से आपको जो 2-3 इंटरव्यूज, ये जो टेक्निकल नाम होते हैं ना, ये नाम बेसिकली नाम ही हवा होते हैं, अंदर कुछ नहीं होता, ठीक है। अब वैसे आपको कहिए रिकंसिलिएशन क्या होता है, तो हम तो पहले डिक्शनरी ढूंढेंगे यार, रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है, फिर उसको जानने की कोशिश करेंगे। खैर, एनीवेज, ये बेसिकली रिएक्ट का कोर प्रिंसिपल है और रिएक्ट के पॉपुलर होने की वजह है। तो अब हम ये काम करेंगे। अच्छा, फिर हम अब चलते हैं रिएक्ट के साथ गेट टू स्टार्ट करते हुए। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, बिल्कुल अगर किसी ने यूज किया है जे क्यूरी तो उसकी तरह। तो लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है कि लार्ज सेट ऑफ फंक्शनैलिटीज या बिल्ट इन फंक्शंस जो पहले से डिफाइन हो गए हैं, आप उनको बार बार क्या कर लें, रीयूज कर लें। तो रिएक्ट भी एक लाइब्रेरी है। रिएक्ट लाइब्रेरी है तो इसका मतलब यह है कि जिस तरह कोई भी जावास्क्रिप्ट की फाइल आप अपने स्क्रिप्ट या अपने एचटीएमएल पेज पे इंक्लूड करके उसका फायदा उठा सकते हैं ना, उसी तरह आप रिएक्ट की लाइब्रेरी भी इंक्लूड करके फायदा उठा सकते हैं। लेकिन रिएक्ट के डेवलपर्स के लिए फेसबुक ने खुद एक टेम्पलेट दी हुई है, एक प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग दी हुई है। प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग का मतलब ये है कि जब भी हम कोई एचटीएमएल का भी प्रोजेक्ट बनाए, तो हम एक पूरे प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। जिन्होंने यहाँ से कोर्स किया उनको पता है जी, हम एक कन्वेंशनल मोड ऑफ सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग फॉलो करते हैं। हम एक रूट फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर एक इमेज का फोल्डर बनाते हैं, एक जेएस का फोल्डर बनाते हैं, एक सीएसएस का फोल्डर बनाते हैं, एक प्लगइन्स का फोल्डर बनाते हैं। जेएस की सारी फाइल जेएस के फोल्डर में, सीएसएस की सारी फाइल। तो क्या अगर फोल्डर ना बनाए तो काम नहीं चलेगा? बिल्कुल चल जाएगा, लेकिन फोल्डर्स क्यों बना रहे हैं हम? एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, मेंटेनेबिलिटी के लिए, रीयूजेबिलिटी के लिए, बहुत सारे उसमें और भी फवायदे हैं। तो रिएक्ट को आप बगैर किसी स्कैफोल्डिंग के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनल्स, जाहिर है उसमें फेसबुक खुद है, उसने हमें एक रेकमेंड किया हुआ एक तरीका, एक वे कि आप ये काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा, सारा कुछ आपको ऑल इन वन प्लेस खुद ही मिल जाएगा। अच्छा, अब एक और काम भी होता है कि नॉर्मली जावास्क्रिप्ट का मैंने गालिबन अपनी पिछली गुफ्तगू में ये जिक्र किया था कि जावास्क्रिप्ट के कुछ एडवांस जावास्क्रिप्ट या ES के 6 के फीचर्स या इससे बियॉन्ड फीचर्स हैं, वो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में सपोर्ट नहीं है या सपोर्टेड नहीं होते। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? वो फीचर्स हमें यूज तो करने होते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रोडक्टिविटी या हमारे टाइम को बचाते हैं, टाइम को सेव करते हैं, लेकिन ब्राउजर तो उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता एडवांस फीचर्स को। तो फिर हम एक ट्रांसपाइलर या कंपाइलर यूज करते हैं। ट्रांसपाइलर या कंपाइलर यूज करते हैं, जो क्या करता है, जो ES6 में या ऐसा कोड या ऐसा फीचर जो कि जावास्क्रिप्ट डायरेक्ट सपोर्टेड नहीं है, तो वो बीच में ट्रांसपाइलर या कंपाइलर क्या करता है, जावास्क्रिप्ट के उस कोड को बैकवर्ड कंपैटिबल कर देता है, यानी उस कोड को खुद ही कन्वर्ट कर देता है ऐसे कोड में जो कि डायरेक्टली ब्राउजर अंडरस्टैंडेबल होता है। जब मैंने नोट शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि ES6, 7, 8, 9, 10 में कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट ब्राउजर सपोर्ट जिनको नहीं करता, तो इसका भी ख्याल रखना था। तो इस काम के लिए एक चीज यूज होती है जी, बेबल। तो बेबल जेएस है, आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद रखने का। भी कोई पूछे बेबल जेएस क्या है, तो आप क्या कहेंगे? ये जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है। ये जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर क्यों यूज होता है? आप कहेंगे जी वो एडवांस फीचर्स या वो जी फंक्शनलिटीज है जिनको जावास्क्रिप्ट या ब्राउजर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो ये बेबल क्या करता है, उसको कंपाइल करके अंडरस्टैंडेबल बनाता है। ये बिहाइंड, सॉरी, गूगल ब्राउजर ही है ना भाई। कई कई फीचर्स है नहीं, क्योंकि ये एवर इवॉल्विंग है, कई और आते जाएंगे जो ऑब्वियसली नहीं होंगे डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। तो ये काम करने के लिए बेबल बैकग्राउंड पे यूज होगा। हम रिएक्ट में क्रॉ टेम्पलेट यूज करने लगे हैं, अभी बनाए, बेबल को देखेंगे भी नहीं शायद, और पूरे रिएक्ट क्या पूरे 4 महीने में। एक्सक्यूज मी सर, आवाज ठीक से नहीं आ रही। आई थिंक माइक थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत है। ऑल राइट, ऑल राइट।
अब फर्क पड़ा कुछ? जी जी, बीच में आवाज रुक जाती है, मेरे ख्याल में माइक हिल रहा है या इंटरनेट कनेक्शन में चेक कर चुका हूँ, मेरे एंड से बेहतर लग रहा है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ इसको इम्प्रूव करने की। असल में थोड़ा सा इंटरनेट भी शायद वो डिस्टॉर्शन की वजह से अप डाउन हो रहा है, तो इस वजह से हो रहा है, शायद वो इंटरनेट का भी इशू है। मैं जी जी, अभी फिर आवाज चली गई है। अब आ रही है सही? जी जी, बिल्कुल ठीक है। चले ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू। तो बेबल, वैसे आपको पता होना चाहिए कि बेबल क्या है बेसिकली। कंपाइलर है, और कंपाइलर का काम क्या है? ट्रांसलेटर है, और ट्रांसलेटर का मतलब क्या है कि जो फीचर्स जो सपोर्टेड नहीं है उनको, ठीक। फिर एक और चीज होती है जी बंडलर। एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं जी मॉड्यूल बंडलर या सिर्फ बंडलर। तो मॉड्यूल तो आप बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे क्या होते हैं जब आप जाएंगे इसमें नोड.जेएस को हम जब पढ़ेंगे। तो ऐसे आप बंडलर ये कहें कि लेट सपोज आप ये अज्यूम करें कि आपके एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे फाइलें यूज होती हैं, बहुत सारे कोड के मॉड्यूल्स यूज होते हैं। फिलहाल मैं मॉड्यूल को बोल रहा हूँ जावास्क्रिप्ट की एक फाइल। यानी नॉर्मली हम ये करते हैं कि जब एक लार्ज प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करते हैं ना छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, तो हम हर मॉड्यूल एक डिफरेंट फाइल में लिखते हैं, और फिर सारी फाइलों को एंड पे एक ही फाइल में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करके यूज कर रहे होते हैं। तो ये एक वेब पैक अगेन एक यूटिलिटी है। इसको भी आप कभी नाम नहीं सुनेंगे, लेकिन मैं वैसे एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये भी बिहाइंड द सीन क्रॉ टेम्पलेट खुद ही कर रही होगी, ठीक है। लेकिन बैकएंड पे जो रिएक्ट का क्रॉ टेम्पलेट में यूज करूंगा, उसमें एक तो वेब पैक यूज हो रहा होता है बतौर मॉड्यूल बंडलर। यानी आप जितनी भी जावास्क्रिप्ट की फाइलें क्रिएट कर लें, जब आप उसको लाइव ब्राउजर पे ओपन करेंगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे, तो आपको सिर्फ एक फाइल दिखेगी। वो सारा का सारा कोड बंडल होके एक फाइल में बन जाएगा। तो बंडलर नाम से जाहिर है। तो वेब पैक बतौर मॉड्यूल बंडलर यूज होता है, बेबल बतौर कंपाइलर यूज होता है का मतलब खुद ही यूज होता है, हमने यूज। हाँ, अगर रिएक्ट किसने लिखी भाई? फेसबुक ने, मतलब फेसबुक का एक इंजीनियर तो उसने लिखी, तो फेसबुक ही इसको ऑन कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो फेसबुक ने जब लिखी, तो फेसबुक ने अप्रोच भी बताया कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए बेहतरीन अप्रोच बिगिनर्स के लिए क्या है कि यार हमारा दिया हुआ स्कैफोल्डिंग, प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग यूज कर लें। फिर आपको ना बेबल की कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी, ना आपको मॉड्यूल बंडलर यानी वेब पैक की कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत। याद रखिएगा मॉड्यूल बंडलर बहुत सारे अकसाम के हैं, वेब पैक उनमें से एक है। उसके बाद भी बहुत सारे इंप्रूव्ड वर्जन आए हैं। इंप्रूव्ड मतलब डिफरेंट वेंडर्स ने मॉड्यूल बंडलर दिए हैं। तो मुझे तो खैर बहुत सारों के नाम भी नहीं आते, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जिनकी हम डेप्थ में जाते ही नहीं है। तो हाँ, अगर आपने कोई लाइब्रेरी लेवल की चीज लिखनी होगी और आप बहुत ज्यादा कोई अपना वेब कंपोनेंट्स को यूज करके कोई अपने ही टैग्स लिखने होंगे और अपने ही बिहेवियर, तो फिर आपको इन चीजों की जरूरत ऑब्वियसली पड़ेगी। और वो ऑब्वियसली और मैं करें आगे लेवल पे जाके, क्योंकि हर चीज की एक महराज होती है ना। तो फिर वेब डेवलपमेंट की वो महराज है कि आप लाइब्रेरीज भी खुद ही लिखने पड़ जाए। तो वेब पैक बतौर मॉड्यूल बन रहा। तो अब अ, एक नॉर्मल बंदे के लिए जिसको जावास्क्रिप्ट भी पूरी नहीं आती, जिसको रिएक्ट भी बहुत अच्छी नहीं आती, तो अगर उसको कहें आपके मॉड्यूल बंडलर की कॉन्फ़िगरेशन करें या वेब पैक की कॉन्फ़िगरेशन करें, बेबल की कॉन्फ़िगरेशन करें, तो आप यकीन करें मुझ पे कि वो ये कॉन्फ़िगरेशन के दौरान ही भाग जाएगा, भाई मैंने नहीं सीखनी वेब डेवलपमेंट, ठीक है। क्योंकि ये मतलब मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी है, इसमें डिफरेंट डायमेंशन या डिफरेंट चीजें शामिल है। तो फेसबुक ने हमें एक तरीका बताया, और फेसबुक ने कहा जी कि ये क्रिएट रिएक्ट ऐप एक टूल है, एक यूटिलिटी है। नॉर्मली जब भी कोई ओपन सोर्स काम या चीज या लाइब्रेरी लिखी जाती है ना, तो वो पब्लिक की जाती है। तो अगर आपने क्रिएट रिएक्ट ऐप का टेम्पलेट देखना है कि फेसबुक ने खुद, तो फेसबुक की गिट ऐप की ऑफिशियल रेपो है। नॉर्मली ओपन सोर्स वाले अपने कोड को पब्लिक करने के लिए गिटहब का इस्तेमाल करते हैं। गिटहब एक कोड कोलैबोरेशन या कोड शेयरिंग प्लेटफॉर्म है विच इज मोस्ट वाइडली यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड। तो ये है बेसिकली गिटहब स्लैश फेसबुक स्लैश क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो ये जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है ना, इसका सी आर और ए निकाल लें तो इसको बोलते हैं क्रॉ। शॉर्ट फॉर्म में से बोलते हैं क्रॉ। क्या बोलते हैं? तो जब क्रॉ टेम्पलेट का जिक्र हो तो आप क्या समझेंगे क्या है क्रिएट रिएक्ट ऐप? तो ये क्रॉ टेम्पलेट क्या है? साथ में लफ्ज बोल भी रहा हूं टेम्पलेट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक यूटिलिटी है या ये एक टूल है जो फेसबुक ने खुद लिख कर दिया है, और इसका सारा सोर्स कोड पब्लिक है। आप इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो वो कहते हैं जी कि आप, फेसबुक खुद ये कहता है कि अगर आपको क्रिएट रिएक्ट ऐप करनी है तो आप क्या कर लें, क्रॉ टेम्पलेट यूज कर लें। और अगर आपको ये यूज नहीं करनी तो फिर आप स्टिल रिएक्ट की ऐप बना सकते हैं, लेकिन फिर आपको सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। फिर बेबल की कॉन्फ़िगरेशन भी खुद ही करनी पड़ेगी, फिर आपको बंडलिंग और फिर कंपाइलिंग और फिर बाकी। तो खैर, कटिंग द स्टोरी शॉर्ट,
हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कहां से, क्रिएट रिएक्ट ऐप। अब यहाँ पे एक दो और बातें हैं, एक दो पॉइंट्स और हैं कि जब भी कोई फेस रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि उस लाइब्रेरी में जरूरी नहीं है कि हर चीज शामिल हो। वो लाइब्रेरी आपको एक ग्राउंड दे देती है, उसमें सारे काम नहीं होते, लेकिन उसके साथ बहुत सारी सपोर्टिंग लाइब्रेरीज होती हैं जिनके इस्तेमाल से हम एक प्रोडक्टिव चीज या एक एंड प्रोडक्ट या एक डिलीवरेबल जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इसका मतलब है रिएक्ट की लाइब्रेरी के साथ हम बहुत सारी और लाइब्रेरीज भी यूज करेंगे। अब सवाल यह है कि ये तमाम लाइब्रेरीज डेवलपर्स ने लिखी है ना, तो क्या ये पेड है या फ्री है? तो इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज जो है वो ओपन सोर्स फ्री हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो फिर सवाल ये है कि वो लाइब्रेरीज का हमें पता कैसे चलेगा और कहाँ से चलेगा? तो इसका जवाब ये है कि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, जितने डेवलपर्स हैं, वो जब किसी चीज की जरूरत महसूस करते हैं ना कि किसी चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, तो वो उसकी एक जेएस की लाइब्रेरी बना के रख देते हैं। और वो लाइब्रेरी बना के एक पब्लिक रेपोजिटरी में, एक पब्लिक प्लेस पे, एक सेंट्रल हब या लोकेशन पे अपनी लाइब्रेरीज को क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं अच्छा डेवलपर हूं ना, तो मैं भी अगर किसी चीज या किसी फंक्शनलिटी को अकम्प्लिश करना चाहूँ और मुझे उसकी सपोर्ट या वो चीज नेट पे ना मिले, तो मैं क्या करूंगा, खुद से एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी बनाऊंगा और एक सेंट्रल लोकेशन पे रख दूंगा और पब्लिकली अवेलेबल कर दूंगा और कह दूंगा जी कि जिसको चाहिए यहाँ से जाके डाउनलोड कर ले। वो जो सेंट्रल लोकेशन है जहाँ सारी लाइब्रेरीज सबमिट होती हैं या लोग सबमिट करते हैं, पड़ी होती हैं, उसको हम कहते हैं एनपीएम। उसी लाइब्रेरी को मैं पैकेज बोल रहा हूँ, एक पैकेज बोल रहा हूँ। तो एनपीएम का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। एनपीएम का क्या मतलब होता है? अच्छा, ये नोड पैकेज मैनेजर है क्या? बेसिकली ये सिंपली एक रिपोजिटरी है, एक कलेक्शन है, एक सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री है, या एक सेंट्रल प्लेस है जहां पे पूरी दुनिया के लोग लाइब्रेरीज लिख के वहां पे सबमिट कर देते हैं। और जब वहां पे सबमिट कर देते हैं तो पूरी दुनिया में जितने लोगों ने यूज करनी होती है वहां से, तो फेसबुक ने भी यही किया। इसने क्रॉ टेम्पलेट को कहां पे रख दिया, रजिस्ट्री पे रख दिया। और कहां वो रजिस्ट्री कौन सी है? एनपीएम। तो जब एनपीएम की ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे ना, तो यहाँ पे काउंटलेस सॉर्ट ऑफ थिंग लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे देखें जी, रिएक्ट पड़ी हुई है। अगर मैं सिर्फ रिएक्ट लिखूं तो कैन यू सी दैट ये तमाम की तमाम रिएक्ट से रिलेटेड क्यूरीज है। रिएक्ट से रिलेटेड बाद लोग रिएक्ट राउटर है, रिएक्ट ड्रॉप जोन है, रिएक्ट रिडक्स है। तो हमें क्या चाहिए फिलहाल? रिएक्ट चाहिए। तो अब आप यहाँ पे सारी चीजें बड़ी मैनेज तरीके से बड़ी होती हैं। यहाँ स्टैट्स भी पता लग रहे होते हैं कि जिस बंदे ने ये रिएक्ट लिखी और यहाँ पोस्ट की, आखिरी दफा इसकी पब्लिकेशन 6 मंथ, यानी ये अपडेट होती रहती है। आप उसकी लाइब्रेरी में कोई इंप्रूव वर्जन आए तो अपडेट कर लें, अपडेट लास्ट टाइम 6 मंथ अगो हुआ। और कितने लोग वीकली इसको डाउनलोड करते हैं? ये कितना बन रहा है जी? 11 मिलियन। 11 मिलियन ही बन रहा है ना, क्योंकि पहले 3 डिजिट्स क्या होते हैं? 100। अगले 3 डिजिट्स क्या होते हैं? 1000। और अगला जो भी है वो क्या होता है? मिलियन। 100, 1000 और मिलियन। 11,236,386 इतने लोग पर वीक इसको डाउनलोड करते हैं। इसका मतलब है कि दिस इज वेरी फेमस। वो बस 3 लोग कनेक्टेड है तो फिर कॉल है। मैंने सोचा अक्सर ये होता है ना कि मैं डिस्कनेक्ट हो जाता तो फिर लोग कॉल करते हैं कि एनीवेज। तो ये एक फेमस लोकेशन है जहां पे हम हर लाइब्रेरी को यहां से ढूंढेंगे। अच्छा, अब ये खोल ही लिए तो हम जरा कंपेयर कर लेते हैं। 11 मिलियन वीकली डाउनलोड्स हैं, इसका मतलब दुनिया में कितनी ज्यादा। मैं जो बोल रहा था ना, मैं फैक्ट्स के साथ शेयर करूंगा कि विच लाइब्रेरी इज बीइंग यूज्ड मोस्ट वाइडली, या विच टेक्नोलॉजी, रिएक्ट, एंगुलर या व्यू, ये 3 प्रोमिनेंट है। तो अब हम जरा एंगुलर का देख लेते हैं। एंगुलर को यूज करना, ये तो एंगुलर मटेरियल है मेरे ख्याल में। आप इसका भी इसी तरह स्टैट देख सकते हैं, ये कितना यूज होता है। मेरे ख्याल में इसका एग्जैक्ट मैच भी कहीं होना चाहिए। एंगुलर जीएस करेंगे या क्या करेंगे उसको शायद। ये आपको बेसिकली जिस तरह इसका भी एग्जैक्ट मैच, लेट मी टेक इट फ्रॉम दिस सजेशन। आई डोंट नो क्या, 12 व्यू जेएस करें हम।
एग्जैक्ट मैच। इस तरह एंगुलर का भी आता है, वैसे अभी नहीं आ रहा, आई डोंट नो क्यों। तो उसका और इसका कंपैरिजन देखिएगा, ये क्या है 6 मिलियन, वो कितना था 11 मिलियन। तो इसका मतलब ये है कि हाउ ह्यूज द डिफरेंस इज। तो और इसी तरह एंगुलर का भी है। बहरहाल तो हम सारी की सारी लाइब्रेरीज जो है वो कहां से लेंगे जी, एनपीएम से। तो क्रॉ अगर मैं यहां पे लिखूं क्रिएट ऐप, तो ये लाइब्रेरी किसने लिख के रखी होगी, फेसबुक ने रखी होगी। अब ये इसके मुख्तलिफ वर्जन है, ठीक है। तो मैंने चूंकि स्पेस के साथ लिखा तो इसलिए उसने क्रिएट रिएक्ट ऐप नीचे दिया। तो नॉर्मली क्रिएट रिएक्ट ऐप इकट्ठा लिखा जाता है, इसको आप यहां से ओपन करें तो दिस इज समथिंग क्रिएट रिएक्ट ऐप दैट वी विल बी यूजिंग। और ये प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग जो है ये फेसबुक ने हमें दिया है। खैर, अब सवाल ये है कि हमने जब भी कोई लाइब्रेरी डाउनलोड करनी होती है तो हम इसे डायरेक्ट यहां से डाउनलोड नहीं करते। एनपीएम ने हमें कुछ कमांड्स दी हुई हैं कि आप वो कमांड लिखें तो ये लाइब्रेरी क्या हो जाएगी आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हर लाइब्रेरी जब आप ओपन करेंगे तो राइट साइड पे एनपीएम ने खुद एक कमांड दी होगी कि अगर आप लाइब्रेरी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कमांड लिखेंगे क्या, एनपीएम। एनपीएम का मतलब डाउनलोड कहां से करो, नोड पैकेज मैनेजर से। अच्छा, नोड पैकेज मैनेजर डिफरेंट है। नो पैकेज मैनेजर क्या है, एक रजिस्ट्री है ना, एक डिफॉल्ट सेंट्रल लोकेशन है। तो ये यार्न एक और इसकी मिसाल है, ठीक है। नूगेट है, चॉकलेटी है, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं जो मतलब सेंट्रल रिपोजिटरीज हैं। कुछ डॉट नेट के डेवलपर्स के लिए होती हैं, कुछ किसके लिए, कुछ विंडोज के पैकेजेस के लिए होती हैं, कुछ किसके लिए, कुछ किसके लिए। तो जो नोड बेस्ड डेवलपर्स होते हैं उनके लिए या यार्न होता है, YARN यार्न, ठीक है। ये दोनों यूज होती हैं। कि अभी इसलिए बता रहा हूँ कि बाजू का आप कोई ट्यूटोरियल देखेंगे तो उसमें वो यार्न से इंस्टॉल कर रहा होगा, फिर आप कहेंगे ये यार्न क्या है। तो ये यार्न भी वही चीज है, यहाँ भी वही आप रिएक्ट करेंगे या क्रिएट रिएक्ट ऐप करेंगे तो ये उसी तरह रिपोजिटरी बताएगा और ये उसी तरह उसकी इंस्टॉलेशन देगा। अब ये क्या कह रहा है, यार्न ऐड रिएक्ट, और वो क्या बता रहा था npm i क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो दोनों की कमांड थोड़ी यार्न हो जाता है, इधर npm हो जाता है, डिपेंड करता है कि आप किस रजिस्ट्री से डाउनलोड कर रहे हैं। खैर, तो npm i कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में इंस्टॉल को। तो अगर मैं ये कमांड लिखूंगा ना npm i क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक। इतनी मेरे ख्याल में कहानी काफी हो गई है, मैंने 10 मिनट। तो अब मैंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट कहां पे करना है, नहीं जी, मैं आई एम गोइंग टू क्रिएट माय फर्स्ट एवर रिएक्ट ऐप। किस फोल्डर में क्रिएट करनी है ये आपका डिसीजन है। तो मैंने फॉर एग्जांपल ई में क्रिएट करनी है ना, ई में, तो आप इस फोल्डर को ओपन करें और यहां पे जाके इसे क्लिक करके CMD लिख के एंटर कर दें। वैसे आप CMD यहां से भी ओपन कर सकते हैं, यहां पे जाके लिखें कमांड प्रॉम्प्ट। तो इस तरह करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट कहां खुलेगा, सी यूजर्स सुपरटेक। लेकिन अगर आप कोई फोल्डर ओपन करके उसके यूआरएल में जाके करेंगे तो ये उसी फोल्डर में कमांड प्रॉम्प्ट खोलेगा। आपको मैनुअली पाथ चेंज करने की जरूरत, अदरवाइज आपको मैनुअली CD करके, CD बैक डायरेक्टरी करके, तो वो नॉर्मली नए यूजर के लिए थोड़ी टेक्निकल होती है। आप डायरेक्ट फोल्डर ओपन करें, यहां पे क्लिक करके CMD लिखें और एंटर कर दें तो ये उसी फोल्डर में ओपन हो जाएगा, एक तरीका। अगला तरीका ये कि आप ये काम भी ना करें, आप विजुअल स्टूडियो कोड खोल लें और विजुअल स्टूडियो कोड खोल कर उसमें उसके टर्मिनल से इंस्टॉल कर लें। तो यही टर्मिनल उधर भी विजुअल स्टूडियो कोड में एम्बेडेड होता है। खैर, तो मैं पहली रिएक्ट ऐप यहां से कर रहा हूं। अच्छा, अगर मैं रिएक्ट ऐप करूंगा तो मैं कहूंगा जी npmi, मैंने रिएक्ट की ऐप क्रिएट करनी है, लेकिन कौन सी टेम्पलेट यूज करूंगा, क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो इसका मतलब है रिएक्ट ऐप, क्रिएट रिएक्ट ऐप टेम्पलेट को यूज करने से पहले इस टेम्पलेट को तो इंस्टॉल कर लूं। समझ आइए बात। तो मैं क्या कहूंगा, npmi क्रिएट रिएक्ट ऐप, एक तरीका। दूसरा एक तरीका यह है, दूसरा तरीका यह है कि मैं ये काम ना करूं, मैं ये करूं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और साथ में ऐप का नाम दे दूं ये। अगर मैं डॉट देता हूं ना, सिर्फ डॉट देता हूं और फोल्डर का कोई नाम नहीं देता, तो ये करंट फोल्डर में, करंट फोल्डर कौन सा है, कोई फोल्डर नहीं है, ई ड्राइव है। तो ई ड्राइव में ही प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग कर देगा। ई ड्राइव में तो करना मकसूद नहीं है ना, मुझे किसी स्पेसिफिक फोल्डर में करनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां से राइट क्लिक करके न्यू करके नया फोल्डर बनाऊंगा और इसको मैं कहूंगा जी माय
ऐप, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं इस फोल्डर को ओपन करूंगा और इसके अंदर करूंगा CMD। तो अब देख रहे हैं ई और माई ऐप। अब मैं करूंगा जी npx create react app डॉट। अब आप कहेंगे जी npx npm तो आपने बताया, npx नहीं बताया, ठीक। ये np आप यूं भी कर सकते थे, npm create react app। npx एक कमांड रनर यूटिलिटी है। नॉर्मली जब आप npx से कोई चीज इंस्टॉल करते हैं तो वो लेटेस्ट डाउनलोड होती है। वैसे लाइब्रेरीज के बहुत सारे वर्जन होते हैं, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, तो npx क्या है, एक कमांड रनर यूटिलिटी है। Got it? उसके बाद में लिखा क्रिएट रिएक्ट ऐप और उसके बाद लिखा डॉट। अच्छा, क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या है? क्रॉ टेम्पलेट है। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप अब क्या करेगी, मेरे लिए प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग करेगी। इसके लिए जरूरी है कि पहले मेरे सिस्टम में क्रिएट रिएक्ट ऐप बतौर टेम्पलेट खुद इंस्टॉल होनी चाहिए। इंस्टॉल नहीं हुई भी ना, तो अगर आप ये कमांड देंगे तो वो जब आप इंटर करेंगे तो वाले पहले आपसे ऑप्शन देके पूछेगा, डू यू वांट टू इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप फर्स्ट। यानी आपको प्रोजेक्ट्स का फोल्डिंग क्रिएट करने से पहले वो कहेगा जी पहले ये इंस्टॉल करें, फिर इसको यूज करके अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करें। तो अब अगर मैं ये करता हूं, अच्छा आखिरी चीज रह गई, npx भी बता दिया, क्रिएट रिएक्ट ऐप भी बता दिया, डॉट रह गई है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं ना एबीसी, अब ये जो प्रोजेक्ट्स का फोल्डिंग करेगा वो एबीसी का एक फोल्डर बनाएगा, यानी माई ऐप के अंदर एबीसी का एक फोल्डर बनाएगा और उसके अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। तो डॉट का मतलब क्या है, फोल्डर ना बनाओ, डॉट का मतलब है करंट फोल्डर, यानी यही फोल्डर माई ऐप, इसी के अंदर क्या कर दो, इसका फोल्डिंग बना दो, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूं, अगर कोई एरर नहीं है, यानी मैंने सब कुछ अगर सही दिया होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये पहले मुझसे पूछेगा जी क्रिएट रिएक्ट ऐप खुद इंस्टॉल करें। समटाइम ये ऑप्शन पूछेगा, समटाइम नहीं पूछेगा। अब उसने नहीं पूछा, उसने डायरेक्ट कहा जी क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्ट ऐप। क्यों नहीं पूछा? अगर आपने इससे पहले इसी सिस्टम पे कोई रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाई है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि आपकी क्रिएट रिएक्ट ऐप की टेम्पलेट सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल है, ठीक है। अगर ये आप करेंगे ना कमांड, तो आपको पहले वार्निंग देगा, डू यू वांट टू इंस्टॉल, या वार्निंग भी नहीं देगा, इन्फोर्स करेगा, इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप फर्स्ट, देन ये आपका प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग बनाएगा। मुझे इसने इन्फोर्स नहीं किया, तो लाइकली चांस ये है, चांस नहीं कंफर्म है, मुझे तो पता है कि मैंने पहले से यहां क्या किया हुआ है, क्रिएट रिएक्ट ऐप ग्लोबली इंस्टॉल की हुई है। जब आप कोई लाइब्रेरी सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल करते हैं ना, तो इसका मतलब है वो पूरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती है, दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। वरना ऐसा भी होता है कि आप किसी डिपेंडेंसी को या किसी लाइब्रेरी को एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल करें, तो वो फिर जब फोल्डर चेंज करेंगे तो वो फिर वो इंस्टॉलेशन मांगेगा। तो मैंने वो ग्लोबली इंस्टॉल की है। ये ग्लोबली इंस्टॉलेशन क्या होती है, आगे चल के हम -G का फ्लैग देंगे अक्सर लाइब्रेरीज के साथ, या -G का, तो आपको पता लग जाएगा किसी भी इंस्टॉलेशन के वक्त साथ में -G लिख दें तो वो ग्लोबली इंस्टॉल हो जाती है। अजान हो जाए तो हम कंटिन्यू करते हैं, इतनी देर में हमारी स्कैफोल्डिंग रेडी हो जाएगी।
ले जी, इसने हमें वो पैकेज यानी स्कैफोल्डिंग यूजिंग क्रॉ टेम्पलेट, ये देख रहे हैं, इंस्टॉलिंग रिएक्ट डॉम एंड रिएक्ट स्क्रिप्ट्स विद क्रॉ टेम्पलेट, यानी वो चीजें, ये वो डिपेंडेंसी जो इसको चाहिए खुद भी काम करने के लिए प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग को, ठीक है। इसने ये इंस्टॉल कर दी, 2-3 मिनट लिए, और एंड पे कह दिया जी सक्सेस क्रिएटेड माय ऐप एट ई माय ऐप। ये माय ऐप का फोल्डर हमने मैनुअली बनाया था और हमने उसके बाद डॉट दिया था कि आप इसी फोल्डर को, करंट फोल्डर को के अंदर इसका फोल्डिंग बनाओ। उसके बाद इसने कुछ कमांड दे दीजिए, npm start, npm run build, npm test, npm run eject। आपको इनमें से कोई कमांड फिलहाल देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये चीज देखने की जरूरत है, आखिरी दो। वी सजेस्ट दैट यू बिगिन बाय टाइपिंग cd। cd का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, ये तो आपको पता है कि फोल्डर चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम, वो कह रहे हैं कि cd करके ई और माई ऐप के अंदर है, हम तो पहले उसी के अंदर है, चलो वो जरूरत। फिर कह रहे हैं आप क्या करें, npm स्टार्ट करें, यानी आपकी रिएक्ट की पहली एप्लीकेशन बन चुकी है बगैर कुछ जाने, समझ आई बात। लेकिन इसके पीछे वो सीन सारे चल रहे हैं, बेबल भी हो गया है, वेबपैक भी, मॉड्यूल बंडलर भी हो गया है, npm भी हो गया है, रिएक्ट डॉम भी हो गया, सारा कुछ हो गया। अब आप सिंपली क्या करेंगे, npm स्टार्ट। अगर आप इस फोल्डर में नहीं है ना, जिस फोल्डर में आपने ऐप इंस्टॉल की है, तो फिर आप पहले cd करके उस फोल्डर के अंदर आएंगे, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट किया जी npm स्टार्ट, तो मैंने इसे रन किया, तो ये आपका लोकल डेव सर्वर चला देगा और आपकी रिएक्ट की ऐप पब्लिश कर देगा। तो लेट्स सी, वो कह रहा है स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर, और ये जी वो कह रहे हैं जी कि आपके लोकल सिस्टम पे ये ऐप लॉन्च हो चुकी है, एंड कांग्रेचुलेशंस यू हैव क्रिएटेड योर फर्स्ट रिएक्ट ऐप, ठीक है। अच्छा, यहाँ मतलब कांग्रेचुलेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है, लेकिन अगर आपको वो सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने एक्सप्लेन किए ना, वो अगर समझ आ गए ना, तो आप बड़े स्मूथली चलेंगे, तो इसलिए वो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हमने क्या करना है जी, ये जो स्कैफोल्डिंग हुई है ना, सबसे पहले हमने उसको एक्सप्लोर करना है। अच्छा, जब आप रिएक्ट की ऐप चलाते हैं तो नॉर्मली ये लोकल सर्वर पे चलती है, खुद ही लोकल सर्वर सेटअप कर लेते हैं, और आपको ये प्रोसेस टर्मिनेट नहीं करना होता। अगर ये टर्मिनेट करेंगे तो रिएक्ट की ऐप स्टॉप हो जाएगी। आप इसे चलता रहने दें, तब आप इस पेज को देख सकेंगे, या जो भी चेंज इधर करेंगे तो वो इधर रिफ्लेक्ट होगी या हो जाएगी। तो आप इसको चलता रहने दें, और हम जाके देखते हैं कि हमारा ये जो फोल्डर है, इसके अंदर ये कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद आ गई हैं, ठीक है। लेट्स ओपन अप। इन सारी चीजों को हमने नहीं देखना फिलहाल, इसलिए परेशान बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। हमने जो देखना है फिलहाल, फिलहाल दो चीजों को देखना है, एक सोर्स फोल्डर को और एक पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html को, बस सिर्फ दो चीजों को फिलहाल देखना है। फिलहाल से मेरा पहले 2-3 दिन, आगे चल के ज़ाहिर है सारी चीजों को देखना पड़ेगा। तो आपने सिर्फ क्या देखना है, index.html इनसाइड द पब्लिक फोल्डर, और दूसरा क्या देखना है, सोर्स के अंदर। अब ये सोर्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें जो अननेसेसरी हैं, मैं उनको डिलीट करके सिर्फ 1 या 2 फाइलें छोड़ूंगा, वो अभी कर दूंगा। तो अगर आप इस ऐप को देखें ना ब्राउजर पे, तो ये खुद कह रहा है कि एडिट सोर्स स्लैश ऐप डॉट जेएस, यानी सोर्स के फोल्डर के अंदर जाएं और ऐप डॉट जेएस को एडिट करें, यानी कोई चेंज करें और सेव करें, और फिर इसको रीलोड करें। नॉर्मली ये खुद ही रीलोड हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, सोर्स के फोल्डर के अंदर जाता हूँ, ऐप डॉट जेएस में जाता हूँ, और यहां से ये रूट टैग को छोड़ के बाकी सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, यानी मैं सिर्फ पहला वाला नाम दिया, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी h1 या कुछ भी लिख देता हूँ। अब आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है यार, ये क्या है, मतलब ऊपर फंक्शन है, बीच में HTML लिखा हुआ है, ये क्या है, ये सब कुछ बड़ा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। मैंने इसे कंट्रोल एस करके सेव किया, वापस आया, डन। अब इसका मतलब ये सेंटर में शो हो रहा है, तो इसका मतलब इस पर कहीं ना कहीं CSS की स्टाइलिंग पहले से इंप्लीमेंट हुई हुई है, तो बेयर मिनिमल प्रोजेक्ट तो वो क्रिएट करके देता है। ये जो लोगो की फाइल यूज हो रही थी, वो जो लोगो रोटेट कर रहा था रिएक्ट का, वो मैंने खत्म कर दिया ना, डिलीट कर दिया। तो फिर इस फाइल को भी यहाँ से उड़ा, यानी इस इंपोर्ट को भी यहाँ से उड़ा दे। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या मतलब है, बिल्कुल मैं क्रिस्टल क्लियर करूंगा सारी चीजें, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी बेसिकली ES6 का फीचर ही है, जैसे मैप था कि आप फाइलों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में। अच्छा, उसके बाद आप देखें, ये लगा हुआ है app.css, इसका मतलब ये है कि ये सेंटर अलाइन हो रहा है, टेक्स्ट तो खुद ब खुद तो कुछ नहीं हो जाता, तो इसका मतलब है कोई ना कोई स्टाइल भी इस पर अप्लाई हो रहे हैं। तो मैं इन स्टाइल को नहीं चाहता, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी उठा के डिलीट कर दूंगा।
मैं सिर्फ वो चीज छोड़ूंगा जो बेर मिनिमल रिएक्ट के एप्लीकेशन को चलाने के लिए चाहिए, बाकी सारी चीजें अननेसेसरी डिलीट कर दूंगा, वैसे ही कंफ्यूज करती हैं। तो इसका मतलब मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अब अगर यहाँ आए आप तो app.css मैंने डिलीट कर दी ना, यहाँ से रिमूव कर दी ना उसका जो इंपोर्ट हुआ था, तो इसको यहाँ से भी डिलीट कर दे। बेसिकली ये वो सारे स्टाइल लिखे हुए थे जो आपके कोड पे इंप्लीमेंट हो रहे थे, इसको यहाँ से सिरे से डिलीट कर दें। अब भी देखें ये जो नॉर्मल H1 नहीं है, ये H1 भी स्टाइल्ड है, यानी इसमें अभी भी कोई ना कोई स्टाइल। तो ये दो स्टाइल की फाइल होती है, एक index.css और एक app.css, ठीक है। इसको मैं रहने देता हूँ, app.css को मैंने वैसे ही डिलीट कर दिया, ठीक है। अब आप जाएं और ये जो लोगो है हमने यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ से भी डिलीट कर देते हैं एसवीजी की फाइल। हम लोगोस को ऐड करने का नया तरीका देखेंगे। हम शॉर्ट कर रहे हैं, सोर्स की डायरेक्टरी में बेर मिनिमल चीजें रख रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाएं तो app.js, इसका मतलब ये चीज आपने app.js आपका रूट कंपोनेंट है। कंपोनेंट क्या होता है बाद में बताऊंगा, इसमें परेशानी हो रही है, इसको रहने देना है। बाकी फाइलों को हम देखते हैं वन बाय वन। एक app.js और एक index.js, ये दो फिलहाल हमारे काम की फाइलें। मैं index.js को जाके देखता हूँ इसके अंदर क्या है। ऐप को तो देख लिया ना और अननेसेसरी चीजें डिलीट कर दी। तो index.js की फाइल में भी जाऊंगा और यहां से जो मेरे काम की चीजें नहीं है मैं वो डिलीट कर दूंगा। तो पहली तो बात ये है कि ये जो रिपोर्ट वेब वाइटल्स या वेब बेताल जो भी है, इसको डिलीट कर दूं, ये मुझे नहीं चाहिए। जब यहां से डिलीट कर दिया तो ये जो इंपोर्ट हो रहा था ना, ये वही चीज इंपोर्ट हो रही थी, तो इसको भी मैं यहां से क्या कर दूं, उड़ा दूं, ये भी नहीं चाहिए। ठीक। साथ साथ आपने इसको भी देखना है, जब कोई आपकी ऐप क्रैश करेगी या जब कोई एरर आएगा तो यहाँ वो एरर दिख जाएगा। बिहाइंड द सीन क्या ये कौन पकड़ रहा है ये चीजें, बेबल। रन टाइम पे एरर वगैरह ये चेक कौन कर रहा है, बेबल जेएस। वो रन टाइम पे साथ साथ कंपाइल किया जा रहा है कोड को। कंपाइल करने का मतलब ट्रांसलेट किया जा रहा है, जहां उसको समझ नहीं आ रही वहां पे ये क्या कर देगा, इसको क्रैश कर देगा, कहेगा बस यहाँ एरर है, इस एरर को फिक्स करो फिर आगे जाऊंगा। तो अब समझ आ गई है बेबल को बताने का मकसद क्या था। पढ़ना नहीं है, पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड पे एक यूटिलिटी चल रही है। खैर अभी क्रैश नहीं कर रहा है, मतलब सब कुछ ठीक जा रहा है, हमने जो डिलीशन किए हैं वो ठीक किए। उसके बाद आए जी इसके अंदर से और क्या चीज यूज करनी है। ऐप यहाँ यूज हो रहा है, index.css भी खत्म कर सकते हैं, फिलहाल मैं इसे रहने देता हूँ। ये तीन चीजें नहीं रिमूव करेंगे आप, ये रिएक्ट क्योंकि ये यूज हो रहा है और ये रिएक्ट डॉम क्योंकि ये भी यूज हो रहा है। तो इसका मतलब ये दो चीजें तो डिलीट करेंगे ही नहीं। ये कर भी दें तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, स्टाइल ही हट जाएंगे ना। यानी ये जो हेडिंग का स्टाइल है, नॉर्मल H1 का ये स्टाइल नहीं होता, तो अब भी अगर वो स्टाइल में आ रहा है तो इस H1 को क्या कर दें, सॉरी index.css को क्या कर दें, रिमूव कर दें। तो आप index.css को रिमूव कर दें तो आपकी ऐप ठीक चल रही है। अब ये ट्रेडिशनल HTML वाला हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। तो आप एक CSS की फाइल तो रहने देना, थोड़े बहुत स्टाइल तो चाहिए ही चाहिए। अब जब ये हो गया काम, आपने दो फाइलों को एक्सप्लोर कर लिया, index.js और इसका मतलब इस फाइल को तो हमने देखा भी नहीं, इसको आप डिलीट कर दें। ये टेस्ट केसेस लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका मतलब ये तो हम कोड से पहले ही गायब कर चुके हैं इधर से, इसको भी डिलीट कर दें। इसका मतलब यहाँ से setup.test, ये भी टेस्ट फाइल है, इसको भी यहाँ से डिलीट कर दें। तो मैंने कहा था आपने सिर्फ दो चीजों को देखना है, पब्लिक के अंदर index.html और सोर्स के अंदर। अब ये CSS आपको वैसे ही पता है कि इसको डिलीट कर सकते हैं, मैं करूंगा नहीं क्योंकि इसमें कुछ रूट स्टाइल्स लिखे हुए हैं, लिखे रहने दें। और अगर चाहें तो इसको भी उड़ा दें। तो कितनी फाइलें बच गई, app.js और index.js। इनके साथ आप नहीं करेंगे कुछ, क्योंकि इनके साथ किया तो समझे काम ही गया। अब जरा इंपॉर्टेंट आखिरी बात देखें आज की क्लास की और फिर हम इसको खत्म करेंगे और आज के बाद कल स्टार्ट करेंगे। ये दो काम हो गए। अब इसमें ये जो index.js है ना, हमें app.js अभी समझ नहीं आएगी, आधी समझ आएगी आधी समझ नहीं आएगी। क्यों? अगर मैं app.js में से सिर्फ ये काम खत्म कर दूं तो अब आपको समझ आएगी app.js। क्यों? ये सिंपल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन नहीं है। जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखने का तरीका क्या है, फंक्शन का कीवर्ड लिखें, फंक्शन का नाम लिखें और पैरेंथेसिस लिखें और ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट लिखें और रिटर्न का कीवर्ड लिख दें, या रिटर्न 2 कर दें, कोई नंबर कर दें, या रिटर्न स्ट्रिंग कर दें। ये तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है भाई। ठीक, आखिरी लाइन को मैं नहीं बोल रहा क्योंकि मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया एक्सपोर्ट क्या करता है, डिफॉल्ट क्या करता है, ऐप क्या करता है, लेकिन इतना सा काम तो पहचान ही चुके हैं ना आप। इसका मतलब ये चीज आपको समझनी है, ये क्या हो रहा है अंदर, ठीक है। ये अभी तक आपको समझ नहीं आई, अभी तक आपको पढ़ाया ही नहीं। तो इसका मतलब app.js की आधी फाइल से तो आप फेमिलियर हैं, आधी हम बाद में आके एक्सप्लेन करेंगे। इंडेक्स में आए तो इसमें मोस्टली
आप इस चीज से तो फेमिलियर हैं, इस चीज से फेमिलियर है ना? कोई है जो कहे कि मुझे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का नहीं पता? डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी उस ऑब्जेक्ट का एक मेथड है, और उसके अंदर हम एक आईडी पास कर रहे हैं विच इज रूट। इससे एक बात आपको पता चली है, कई लोग 10 या 12 लेक्चर के बाद जाके सवाल करते हैं कि क्या जावास्क्रिप्ट का कोड यानी वनीला जावास्क्रिप्ट का कोड रिएक्ट में लिखा जा सकता है? तो आपको क्या लग रहा है? लिखा जा सकता है? नजर नहीं आ रहा सामने? तो ये लोग बाद में जाके बहुत बाद में सवाल करते हैं, लिखा जा सकता है, लेकिन उसके जो नताइज होंगे उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। उसकी जो कॉस्ट आएगी उसके जिम्मेदार फिर हम खुद होंगे। तो चूंकि ये वो जगह है जहां रिएक्ट ने लिख के दिया है, इसका मतलब लिखा जा सकता है, लिखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कहां लिखना है कहां नहीं लिखना ये सवाल है, या कब लिखना है कब नहीं लिखना, कौन सी सिचुएशन में लिखना है। लिखा जा सकता है, पूरी की पूरी वनीला जेएस रिएक्ट जेएस में रिएक्ट जेएस क्या है भाई? अल्टीमेटली तो जेएस ही है, ठीक है? जेएस को देखने का एक डिफरेंट व्यू है या एंगल है। बहरहाल ये देख के आपको ये पता लग गया। अच्छा, अगर मैं आपको जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी एडवांस पढ़ाता ना, तो आपको ये बताता कि ये क्रिएट एलिमेंट का एक फंक्शन जावास्क्रिप्ट में भी होता है, जिसको इस्तेमाल करके आप कोई भी एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। यानी आप जावास्क्रिप्ट में रहते हुए पैराग्राफ बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आप जावास्क्रिप्ट में रहते हुए यूएल क्रिएट कर सकते हैं, एलआई क्रिएट कर सकते हैं, डिव क्रिएट कर सकते हैं, सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट एलिमेंट का फंक्शन जावास्क्रिप्ट में होता है वनीला जेएस में, क्योंकि हम डेप्थ में नहीं गए तो। लेकिन ये इसने क्या किया है, इसने कहा जी क्रिएट रूट। ये मुझे आप सिर्फ ये शक्ल देके बता दें ये क्या है, रिएक्ट डॉम क्या है? भाई आपको पता ही नहीं है रिएक्ट डॉम क्या है, लेकिन इसकी शक्ल देख के अंदाजा हो जाएगा। रिएक्ट डॉम ऑब्जेक्ट है, कैसे अंदाजा लगाया? भाई डॉट के साथ कोई चीज एक्सेस हो रही है, तो डॉट किसके साथ लगता है? ऑब्जेक्ट के साथ। अच्छा, ये रिएक्ट डॉम तो ऑब्जेक्ट है। अब आप मुझसे पूछेंगे ये कहां से आया, तो ये इस लाइब्रेरी में पहले से मौजूद है, इसी लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर रहा हूं ना। इंपोर्ट का लफ्ज समझाऊंगा तो फिर ज्यादा समझाएगा। ये क्रिएट रूट क्या है? मेथड है, और ये मेथड के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं? एक पैरामीटर। इसका रेफरेंस हम यहां स्टोर कर रहे हैं, और फिर हम इस रूट को रेंडर कर रहे हैं वगैरह वगैरह। ये जो काम है ना, इसको समझने की शायद आने की थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन सिर्फ ये जो लाइन ऑफ कोड है ये क्या करता है? ये एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है विच इज रूट, विच इज ये रूट का आईडी कहां एग्जिस्ट कर रहा है? तो मैंने कहा था आपको पब्लिक के अंदर जाएंगे, दो काम की फाइलें बताई, फोल्डर बताया ना, सोर्स और पब्लिक। इसके अंदर index.html में जाएंगे, इसके अंदर आपको ये मिलेगा div with id root। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? मॉड्यूल बंडलर। आप जितनी फाइलों में जो भी कोड लिखेंगे ना, वो उन सारों को बंडल अप करके, यानी जितना भी कोड लिखेंगे वो सारा का सारा कोड रेंडर किस में होगा? इस रूट के अंदर होगा। मॉड्यूल बंडलर का ये काम नहीं है, सॉरी मैं गलत बोल गया। मॉड्यूल बंडलर एक और चीज है, वो आप जब इंस्पेक्ट करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको सिर्फ एक फाइल नजर आ रही होगी, ठीक है? तो इसका मतलब है जितना भी जावास्क्रिप्ट आप लिखेंगे वो सारा का सारा रेंडर किधर होगा? इस रूट में होगा। और ये काम कौन कर रहा है? इंडेक्स कर रहा है। तो इसलिए हम इंडेक्स को छेड़ेंगे नहीं। हाँ, जब हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे तो इसमें कोई एडिटिंग एडिटिंग करेंगे, लेकिन इसकी एग्जिस्टिंग चीजों को हिलाएंगे यहां से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी ऐप में जो कुछ भी है ये यहां से जा रहा है। एक्सपोर्ट का मतलब है यहां से ये कोड अवेलेबल कर दो बाहर की दुनिया के लिए, ताकि इस कोड को कोई और यूज, और यही चीज ये जो ऐप, और यही ऐप यहाँ पे रेंडर हो रही है, और यही सारी चीज कहां जा रही है? ये फ्लो है इसका बेसिक। समझ आ गई ये बात? तो ये था जी बेसिक रिएक्ट। अब हम ये सारे कमेंट्स रिमूव कर सकते हैं, वी आर सेफ टू डू दैट, बिकॉज हमें पता है ये क्या करते हैं। ये नॉर्मली बिगिनर्स के लिए होते हैं जिनको नहीं पता कि ये किस लिए। तो चूंकि ये सारी चीजें मैं खुद ही एक्सप्लेन करूंगा तो मैं खुद ही बता दूंगा कि यार ये क्या कहाँ पे क्या हो रहा है। तो हमने सारी एक्स्ट्रा चीजें रिमूव की हैं, और हमने एक बेयर मिनिमल स्ट्रक्चर छोड़ा है जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। index.html में भी हम बहुत कम जाएंगे। हमारा काम बाकी सारा कुछ सेटअप है। हम जो काम शुरू करेंगे रिएक्ट में वो कहां से शुरू करेंगे? ऐप से आगे। ऐप से पीछे हम नहीं जाएंगे। क्यों? ऐप से पीछे वाली कहानी सारी प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग ने सेट की हुई है। बता दिया ना, ऐप कहाँ इंपोर्ट हो रही है? इंडेक्स में। इंडेक्स कहाँ जा रही है? पब्लिक के अंदर HTML की।
फाइल में। तो हमारा काम यहां से आगे शुरू होगा आज के बाद। ठीक, कल के लेक्चर में, मोस्ट प्रोबेबली मंडे के लेक्चर में, हमारा जो टॉपिक होगा दैट वुड बी JSX। ये JSX क्या है, जब मैं ये समझाऊंगा तो फिर आपको ये कहानी समझ आएगी कि ये रिटर्न क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है ऐसे। तो इसके लिए मुझे JSX समझानी है, और JSX के दो पार्ट हैं, एक जावास्क्रिप्ट और दूसरा XML। और ये जावास्क्रिप्ट क्या होती है और XML क्या होती है, ये दोनों होती हैं, फिलहाल तो ये है, होती हैं। क्या होती हैं का जवाब मंडे को दूंगा, और जब ये समझ लग गया ना क्या होती हैं, तो फिर ये दोनों मिल के क्या करती हैं, तो फिर आपको ये समझ आएगा कि ये क्या है और इसके रूल्स क्या है। वैसे आप देख रहे हैं कि हम CSS की क्लास को एक्सेस करने के लिए क्लास नेम दे रहे हैं। कुछ हमने वायलेशंस किए हैं। आखिरी बात, एक वायलेशन तो ये की है कि मैंने हमेशा कहा था कि फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए, लोअर केस में होना चाहिए या कैमल केस में होना चाहिए, ऐसे ही बोला था, तो पहली वायलेशन हो नहीं गई। उधर ये कहा था कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन कन्वेंशन ये है कि आपने स्ट्रिक्टली इस कन्वेंशन को फॉलो करना है। इधर मैं पहले कंपोनेंट में ही वायलेट कर रहा हूँ उसको। इस वायलेशन की भी वजह है और वो भी बताऊंगा। फिर एक और वायलेशन ये है कि CSS में क्लास नेम कुछ नहीं होता, क्लास होती है। यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, दूसरी वायलेशन। तीसरी वायलेशन, यहाँ क्लास का नेम क्या है, कैपिटल। मैंने कहा था क्लास का नेम कभी भी कैपिटल नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये बेसिकली XML में, जब आप XML की डेप्थ को जानेंगे और JSX की डेप्थ को जानेंगे और फिर कंपोनेंट्स को जानेंगे और फिर फंक्शनल कंपोनेंट्स को जानेंगे, तो आपको इन सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे कि कन्वेंशन एक्चुअली वही है और वही रहेगी जो बताई गई है। यहाँ पे अगर कैपिटल आया है तो उसकी कोई स्पेसिफिक रीजन है। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।